आज मैं एक बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं और वो ये कि इब्न सफ़ी के नॉवेल्स अब ऑडियो फिल्म्स की सूरत में भी दस्तयाब हैं। ऑडियो फिल्म से मुराद ये कि बिल्कुल एक ऑडियो ड्रामा है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट, उसका म्यूज़िक, उसमें एक्टर्स की आवाज़ें, इफ़ेक्ट्स बिल्कुल इस किस्म के हैं कि आपको लगेगा जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन आपके सामने नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इब्न सफ़ी के नॉवेल्स ऑडियो फिल्म की सूरत में सुनना चाहते हैं तो आप कहाँ से सुन सकते हैं, कि वो कहाँ से अवेलेबल हैं। उसके अलावा कुछ और बातें जो शायद आपकी दिलचस्पी की हों, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये वीडियो आप आखिर तक देखें तो शायद बेहतर होगा। इब्न सफ़ी क्यों अहम है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो इस चैनल पर पेश कर चुका हूं। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। अब वो वीडियो बजाते खुद एक पूरी सीरीज का हिस्सा है। आप अगर चाहें तो वो सीरीज सीमूर द मिस्ट्रीज ऑफ मुस्लिम रेनेसांस वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि इब्न सफ़ी का मकाम हमारी पूरी तारीख में क्या है। वो भी मौजूद है वीडियो। उसके अलावा मेरी 3 किताबें हैं, साइको मैंशन, राना पैलेस और दानिश मंजिल। ये 2011 में इनमें से पहली किताब छपी थी, बाकी फिर उसके बाद ये 3 किताबें इब्न सफ़ी के बारे में हैं। इब्न सफ़ी की तहरीरों से मुख्तलिफ इक़्तिबासात, उन पर कुछ मेरे तबसरे, कुछ एनालिसिस, जिनके जरिए मैंने समझाया है कि इब्न सफ़ी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये चीजें मौजूद हैं, आप ये किताबें पढ़ सकते हैं या वो वीडियो देख सकते हैं। मैं इस वक्त इस पर दोबारा रोशनी नहीं डालूंगा कि इब्न सफ़ी की अहमियत क्या है। हो सकता है कि अलग से इसके बारे में कुछ वीडियोस मैं और अपलोड करूं। मैं अब बराह रास्त आता हूं इब्न सफ़ी के नॉवेल्स की ऑडियो फिल्म। जो लोग इब्न सफ़ी के नॉवेल्स में दिलचस्पी रखते हैं वो शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि इब्न सफ़ी ने तकरीबन 250 के करीब नॉवेल्स लिखे हैं। इमरान सीरीज उनकी सबसे मकबूल सीरीज थी। बहुत से दूसरे लोगों ने भी फिर उनके बाद इमरान के किरदार पर गैर कानूनी तौर पर बगैर उनकी इजाजत के तवाज़माई की और उसे इस्तेमाल किया, लेकिन वो इमरान के किरदार के खालिक हैं। इमरान सीरीज के खालिक इब्न सफ़ी थे। तो एक तो उनकी इमरान सीरीज है जो ज्यादा मशहूर है, ये 1955 में उन्होंने लिखना शुरू की थी और ये पाकिस्तान से इसकी इशाअत शुरू हुई थी। वो उस वक्त पाकिस्तान आ चुके थे। इससे पहले उनकी शोहरत का असल आगाज उनकी सीरीज जासूसी दुनिया से हुआ था, जो 1952 में 1952 में उन्होंने इलाहाबाद से लिखना शुरू की थी जब वो वहां रहते थे, और उसके चंद शुमारे लिखने के बाद फिर वो पाकिस्तान आ गए थे। फरीदी और हमीद उसके इम्पोर्टेंट किरदार हैं। वो अपनी जगह एक बहुत अहम सिलसिला है। ये 2 सीरीज उनकी मशहूर तरीन है, जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज। इन्हें हमने ऑडियो फिल्म बनाते हुए जिसके स्क्रिप्ट लिखने की खुशकिस्मती मेरे हिस्से में आई है, मैं इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा फख्र समझता हूं और अपना एक इंतहाई अहम कारनामा समझता हूं कि मैं इब्न सफ़ी के नॉवेल्स को स्क्रिप्ट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसके प्रोड्यूसर ज़ैन मुखी एक नौजवान आदमी हैं। उन्होंने बड़े पैशन के साथ इब्न सफ़ी के कानूनी वर्सा से इसकी इजाज़त हासिल की कि इन नॉवेल्स को वो इस फॉर्मेट में सामने लाएं, और फिर उन्होंने ये काम बहुत बड़े पैमाने पर किया है। इसके डायरेक्टर शमशाद अली खां बहुत सीनियर सदाकार और अदाकार हैं। कुरान शरीफ का तर्जुमा उनकी आवाज़ में पूरा मौजूद है। उसके अलावा उनके अपने बहुत से कारनामे हैं जो मेरे ख्याल में बाज़ लोग उससे वाकिफ होंगे। वो इसकी डायरेक्शन दे रहे हैं। फरीदी का किरदार भी वही अदा कर रहे हैं। बाकी किरदारों के लिए मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा साउंड आर्टिस्ट तो वॉइस आर्टिस्ट तो अब तक शायद एम्प्लॉय हो चुके होंगे। जो ड्रामे अब तक बने हैं, तकरीबन 3-4 सीजन्स रिकॉर्ड हो चुके हैं और बाकी मजीद अदाकार सदाकार इसमें आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने कहा कि मैं इन ड्रामों के बारे में मजीद अपडेट्स देता रहूं, तो फिर इंशाल्लाह उन आर्टिस्ट के साथ भी मैं आपका तारुफ करवाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आते हैं कि इब्न सफ़ी के नॉवेल्स को हम सीजन्स में किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं।
इब्न सफ़ी साल में 12 नॉवेल्स लिखते थे। हम 12 नॉवेल्स को एक सीजन बना रहे हैं और वो तकरीबन 3 महीने में आपके सामने हर सीजन आता जाएगा। पहले 2 सीजन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कहाँ से आप सुन सकते हैं ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इमरान सीरीज का पहला सीजन इन 12 नॉवेल्स पर मुश्तमिल है। लाशों का बाजार ये हमने सबसे पहले रखा है, हालांकि इमरान सीरीज में ये नॉवल नंबर 12 है। क्यों पहले रखा है मैं अभी आपको बताऊंगा। खौफनाक इमारत जो इमरान सीरीज का पहला नॉवल है, उसके बाद काली तस्वीर जो इमरान सीरीज का 26वां नॉवल है, वो हमने यहाँ नंबर 3 पर रखा है एक खास वजह से जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब फिर बाकी नॉवेल्स तरतीब में चल रहे हैं। चट्टानों में फायर इमरान सीरीज का दूसरा नॉवल है, वो यहाँ चौथे नंबर पर आ गया है। उसके बाद के नॉवेल्स तरतीब में हैं। पुरस्रार चीखें, भयानक आदमी, जहन्नुम की रक्कासा, नीले परिंदे, सांपों के शिकारी, रात का शहजादा, धुएं की तहरीर, लड़कियों का जजीरा। सबसे अहम बात यह है कि हमने इब्न सफ़ी के टेक्स्ट में कोई तब्दीली करने से गुरेज किया है जहां तक हो सके, और कोशिश की है कि चीजें बिल्कुल उस तरीके से पेश की जाएं जिस तरह इब्न सफ़ी ने उन्हें पेश किया है। इसलिए हमें ये जरूरत पेश आई कि बाज नॉवल जो आगे चलकर इब्न सफ़ी ने ये कहकर लिखे हैं कि ये किसी पिछले जमाने के बारे में है, मसलन इमरान की पिछली जिंदगी के बारे में कोई नॉवल है जो अब उन्होंने पेश किया है, तो वो फिर हमने तरतीब में पहले रख दिए हैं। लाशों का बाजार 12वां नॉवल है इमरान सीरीज का, लेकिन उसमें उन्होंने वो जमाना दिखाया है जब इमरान इंग्लैंड में तालिब इल्म था, यानी इमरान सीरीज के पहले नॉवल खौफनाक इमारत से भी पहले का जमाना। इसलिए हमने टाइमलाइन को दुरुस्त रखते हुए हमने लाशों का बाजार पहले रख दिया, जहां से इमरान सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। एक और नॉवल इब्न सफ़ी का है डॉक्टर दुआगो, जो बहुत बाद में आया। उसके आगाज में उन्होंने बताया है कि इमरान की शख्सियत जैसी है वैसी क्यों है। तो उसमें इमरान के बचपन से उसके जहन की जिस तरह से तरबियत हुई, वो शुरू में एक उसकी कहानी है छोटी सी चंद सफ़ों की, वो हमने डॉक्टर दुआगो से उठाकर लाशों का बाजार का आगाज वहां से किया है कि इमरान की शख्सियत की तरबियत किस तरह से हुई। वो टुकड़ा हमने यहाँ रखा है लाशों का बाजार के शुरू में डॉक्टर दुआगो से लेकर। फिर हम लाशों का बाजार शुरू किया है, वो जिस तरह से इंग्लैंड में जाता है वहां वो क्या करता है। इमरान सीरीज में कहीं इब्न सफ़ी ने यह जिक्र नहीं किया कि बर सगीर कब आज़ाद हुआ, इमरान उस वक्त कहाँ था, लेकिन अगर हम उसकी टाइमलाइन को इमरान की देखें तो ये बात खुद ब खुद वाज़े हो जाती है कि 1947 में जब बर सगीर आज़ाद हुआ, उस वक्त इमरान इंग्लैंड में तालीम हासिल कर रहा था और उसके कुछ साल बाद तक वो वहाँ रहा। फिर चाइना आज़ाद हुआ, उस वक्त भी वो वहीं पर था। और पहले नॉवल में उसका एक ऐसे चीनी के साथ मुकाबला भी है जो चाइना की हुकूमत का बागी है, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का वो बागी है, और इस वजह से वो चीन से निकलकर वो इंग्लैंड में आ जाता है, क्योंकि शुरू में इंग्लैंड ने चाइना को कबूल नहीं किया था, इसलिए उस मुजरिम को यहाँ पनाह मिल जाती है। और वो फिर बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट सुपर विलन साबित होता है इमरान सीरीज का, सिंह ही, तो उसका इंट्रोडक्शन इसी में है। तो इस तरह से इस नॉवल के बैकग्राउंड में हमने वो वाकयात भी बैनुल अक़वामी रख दिए हैं जो असल में इस नॉवल के बैकड्रॉप में हैं, लेकिन उनका खास तौर पर जिक्र इसमें नहीं था, या कहीं था तो इशारतन था, उसे हमने एक्सपोज करके ज्यादा एक ग्रैंडर इसमें इसको एक हिस्टोरिकल एपिक की शक्ल दी है, लेकिन अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं किया है। चीजें सब वही हैं जो इब्न सफ़ी के नॉवेल्स में हैं। कहीं कोई चीज बिटवीन द लाइंस है तो उसे ज्यादा नुमायां कर दिया है, कहीं किसी और नॉवल में जिक्र है तो वहां से उठाकर यहाँ डाल दिया। इस तरह से हमने ये एक हिस्टोरिकल एपिक के तौर पर इसे शुरू किया है, इमरान की शख्सियत के साथ, उसके बैकग्राउंड में बर सगीर की आज़ादी, चाइना की आज़ादी, इंग्लैंड के हालात, दूसरी जंग अजीम के बाद वहाँ का डिप्रेशन, फिर सल्तनत खोने के बाद उनकी एक उदासी, मायूसी, और इसमें
اس طرح کا ایک عمران کی شخصیت اس طرح سے سامنے آتی ہے کہ وہ ایک شخص ہے جو انگلینڈ کی بھی مدد کر رہا ہے وہاں پہ ان کے جرائم کو حل کرنے میں جنہیں وہ خود حل نہیں کر پا رہے ہیں. عمران اپنی مخصوص شخصیت کی وجہ سے اس میں کامیاب ہوتا ہے اور یہ فرق وہاں بالکل سامنے آ جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا مجرم ہے میک لارنس, اسے اس وجہ سے اسکاٹ لینڈ یارڈ شکست نہیں دے پا رہا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اپنے طریقے سے اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران ایک بالکل انوکھے طریقے سے جو اوٹ پٹانگ بھی لگتا ہے اس سے نمٹتا ہے اور اسے شکست دے دیتا ہے, اسے قانون کے حوالے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ جو عمران کی شخصیت کا ایک فرق ہے یہ ایک طرح سے آپ ٹریس کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی معاشرے کی یا بر صغیر کی اس قوم کی ایک نمایاں صفات اس میں جھلک رہی ہیں جس قوم کی تربیت علامہ اقبال اور قائد اعظم نے کی تھی. ان کا پورا ورلڈ ویو جو دنیا کو ایک مختلف زاویے سے دیکھ رہا ہے, روایت پسندی کے چکر میں گرفتار نہیں ہے, چیزوں کو مختلف طرح سے دیکھنے کی وجہ سے وہ بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں. یہ چیزیں یہاں پر عمران کی شخصیت میں اس طرح سے سامنے آتی ہیں جو موجود ہیں عمران سیریز میں. ہم نے انہیں زیادہ ہائی لائٹ کر دیا ہے. پھر یہ باقی ناولز ہیں. خوفناک عمارت عمران سیریز کا پہلا ناول ہے, وہاں سے انگلینڈ سے واپس آیا عمران, یہاں پہ کس طرح اپنے آپ کو سیٹل کر رہا ہے. پھر کالی تصویر 26واں ناول, وہ یہاں اس لیے رکھا ہے کہ اس ناول میں ابن صفی نے خود یہ بتایا ہے کہ عمران کے ابتدائی دور کی کہانی ہے جو بعد میں انہوں نے بیان کی. تو اب وہ ابتدائی دور میں کہاں پر آتا ہے, تو ہمارے خیال میں وہ ابتدائی دور کا واقعہ وہ اس زمانے کا ہوگا کہ خوفناک عمارت والا کیس جب عمران حل کر چکا ہے اور اگلے کیس سے پہلے, تو وہ وہاں پر ہم نے اسے رکھ دیا ہے. اور پھر باقی چیزیں ترتیب میں چلی ہیں. چٹانوں میں فائر, پراسرار چیخیں, اس میں میں نے کچھ تجربات کیے ہیں. وہ تجربات ناولز کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے ہیں. اگر آپ کی دلچسپی ہوئی تو میں یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ ہر ناول میں کس طرح سے ہم نے اسے اپروچ کیا ہے, اس کی خاص چیزیں کیا ہیں, اس میں ہم نے کس طرح سے ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے کچھ اپنی کریٹیوٹی دکھائی ہے, اس میں ہم کس طرح ابن صفی کے وفادار رہے ہیں. یہ چیزیں اگر آپ چاہیں تو میری خواہش ہے کہ میں ہر ناول کے بارے میں آپ سے الگ الگ شیئر کروں, لیکن آپ کامنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ ویڈیوز مزید اس موضوع پر ہر ناول کے بارے میں ایک الگ الگ مختصر سی 4-5 منٹ کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں, کیونکہ اگر آپ چاہیں تو پھر شیئر کرنے کا فائدہ ہے, ورنہ شاید اتنا فائدہ نہیں ہے. یہ عمران سیریز کے 12 ناولز ہیں. آپ انہیں کہاں دیکھ سکتے ہیں, کہاں سن سکتے ہیں, میں ابھی بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیزن جو ہے اس میں ایک ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ لاشوں کا بازار خاص نمبر ہے, یعنی تقریباً 1.5 گنا اس کی ضخامت ہے, والیوم ہے. لیکن ہم نے اس سیزن میں اور سیکنڈ سیزن میں بھی, ان دونوں سیزنز میں ہم نے ہر ناول کا ڈیوریشن, ہر آڈیو فلم کا ڈیوریشن صرف 80 منٹ رکھا ہے, یعنی 4 ٹکڑوں میں اسے تقسیم کر کے 20-20 منٹ کے 80 منٹس. اور ہم نے یہ نہیں کیا کہ خاص نمبر جو تھا اس کے لیے ہم ڈبل سپیس لیتے اور اسے 2 ناولز کی جگہ دیتے, اس لیے کہ یہ بالکل شروع کا ایکسپیریمنٹ تھا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس میں ہم کسی چیز کو اتنا ڈریگ کر بیٹھیں کہ آڈینس سے اسے قبول کروانے میں ہم کامیاب نہ ہو سکیں. ابن صفی کے اپنے قلم کا جادو تھا, وہ اگر 1000 صفحے کی بھی کتاب لکھتے وہ لوگوں سے اسے مقبول کروا لیتے. ہم اپنی ایبیلٹیز کے مطابق اسے اڈیپٹ کر رہے ہیں, اس لیے شروع میں ہم نے احتیاط کا تقاضا سامنے رکھا. اور جو پہلے 2 سیزنز ہیں عمران سیریز کے بھی اور جاسوسی دنیا کے بھی, اس میں ہم نے خاص نمبرز کو بھی عام ناول کے برابر ہی ڈیوریشن دی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں ان ناولز میں سے نکالنی بھی پڑی ہیں, سٹوری کو مجروح نہیں ہونے دیا. 3rd سیزن سے اب ہمیں یہ کانفیڈنس آ رہا ہے کہ ہم اگر ایک ناول کو 2 ناولز میں بھی سٹریچ کر دیں, جیسے خاص نمبر ہے یا کوئی اور ناول ڈیمانڈ کرتا ہے,
تو لوگوں سے ہم اسے قبول کروا لیں گے، کیونکہ یہ 2 سیزنز کی ریکارڈنگ کے بعد، اس پر انیشل فیڈ بیک کے بعد پہلے سیزن پر ہمیں یہ کانفیڈنس آ گیا ہے پوری ٹیم کو. تو اس وجہ سے اب جو تیسرے سیزن سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں بعض ناولز کو ہم نے ڈبل ٹریٹمنٹ بھی دیا ہے. لیکن عمران سیریز کے پہلے سیزن میں جو خاص نمبر ہیں انہیں بھی ہم نے عام نمبرز کے طور پر ہی ٹریٹ کیا ہے. جاسوسی دنیا کے پہلے سیزن میں کوئی خاص نمبر آئے نہیں ہیں، لیکن وہاں ہمیں ایک اور مسئلہ درپیش تھا جو میں آپ سے ذکر کروں گا. جاسوسی دنیا دلیر مجرم سے شروع ہوتی ہے. یہ ابن صفی کا پہلا ناول تھا جو 1952 میں 1952 میں بالکل شروع میں اس سال کے یہ منظر عام پر آیا تھا، اور یکا یک اتنا مقبول ہو گیا کہ پھر یہ سلسلہ چل نکلا. البتہ ابن صفی نے آگے ناول نمبر 69 ٹھنڈی آگ میں حمید، جو ان کا 2 مین کیریکٹرز میں سے ایک کیریکٹر ہے، حمید کی زبانی یہ کہلوایا ہے کہ وہ کس طرح سے فریدی سے ملا جو مین کیریکٹر ہے، کیا اس کے اپنے حالات کیا تھے شروع میں اور وہ سب کچھ. تو وہ جو اس کی بیک سٹوری ہے وہ ٹھنڈی آگ سے لے کر وہ ہم نے یہاں رکھ دی ہے دلیر مجرم کے بالکل شروع میں. وہ ایک اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی دے دیتی ہے، کیونکہ حمید کی کہانی سیکنڈ ورلڈ وار سے شروع ہوتی ہے. اس کو بالکل فوج میں جانے کا شوق نہیں تھا، لیکن اس کے والد صاحب نے اسے زبردستی سیکنڈ ورلڈ وار میں فوج میں بھرتی کرا دیا. پھر وہ وہاں سے آیا، پھر اس کی فریدی سے ملاقات ہوئی، پھر کیریئر شروع ہوا. تو اس طرح سے چونکہ پہلا کیس سیکنڈ ورلڈ وار سے حمید کی واپسی کے فوراً بعد ہو جاتا ہے، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی برٹش انڈیا کے زمانے میں ہے، یعنی ابھی انگریزوں کا یہاں پر قبضہ باقی ہے. عمران سیریز تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے جب انگریزوں کی حکومت ختم ہو گئی ہے برٹن میں، لیکن ہندوستان میں. لیکن جاسوسی دنیا ذرا اس سے پہلے سے شروع ہو رہا ہے. تو جاسوسی دنیا کا پورا پہلا سیزن برٹش امپائر ہی کے بیک ڈراپ میں ہے. یہ چیز کہیں کہیں ابن صفی نے ظاہر کی ہے، کہیں ظاہر نہیں بھی کی. تو ہم نے اس پہلے سیزن کو اسی طرح سے رکھا کہ ہم نے اس میں یہ بات ایکسپلیسٹ انداز میں ظاہر کی ہے، وہ ماحول دکھایا ہے کہ یہ برٹش امپائر کا زمانہ ہے، انگریزوں کی حکومت ہے بر صغیر پر، اور اس پس منظر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں پر بھی ہمیں بعض ناولز کی ترتیب آگے پیچھے کرنی پڑی تاکہ یہ ٹائم لائن برقرار رہے. پہلا ناول جاسوسی دنیا کا دلیر مجرم ہمارا بھی پہلا ناول ہے. اسی طرح آگے کئی ناولز تک ترتیب وہی ہے جو ابن صفی کی اصل ترتیب ہے. خوفناک جنگل، عورت فروش کا قاتل، تجوری کا راز، فریدی اور لینارڈ، پراسرار کنواں، خطرناک بوڑھا، مصنوعی ناک، پراسرار اجنبی. اس کے بعد ہم نے 2 ایسے ناول یہاں رکھے ہیں جو اصل میں جاسوسی دنیا میں بہت بعد میں ہیں، پرنس وحشی اور بیچاری راہ. یہ 2 ناولز بہت بعد میں ہیں، لیکن ان میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی کہانیاں ہیں، اور ان میں تو ڈیٹس بھی دی گئی ہیں کہ 1946 دسمبر 1946. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انگریزوں کے دور کی کہانیاں ہیں. ان میں وہ پرنسلی سٹیٹس ہیں، انگریز ریزیڈنٹ ہے، تو وہ پورا ماحول ان میں بتایا گیا ہے. انہیں ہم نے پہلے سیزن میں ڈال دیا ہے. اس طرح سے جو انگریزوں کے زمانے میں جو ریاستیں تھیں جو مقامی حکمرانوں کے قبضے میں، ان کے اختیار میں تھیں اور انگریزوں کے ساتھ ان کے معاہدے تھے، تو وہ ایک اپنی جگہ پرنسلی انڈیا، نیٹو انڈیا وہ کہلاتا تھا، اس کی ایک اپنی کہانی تھی، وہ بھی اس میں آ گئی ہے. اور یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ برٹش حکومت کے آخری زمانے کا ایک بہت خوبصورت، آئیڈیلسٹک، رومانٹیسائزڈ، سٹائلائزڈ کلچرل ہسٹری آپ کے سامنے اس سیزن میں آ جاتی ہے. آخری ناول اس سیزن کا پہاڑوں کی ملکہ، یہ ہم نے یہاں پر سیزن کو ختم کیا ہے، کیونکہ پہاڑوں کی ملکہ کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ ہم نے اس کو سمبولیکلی بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ ختم ہونے کے میننگ میں لیا ہے. یہ بات ہم نے جاسوسی دنیا میں واضح نہیں کی ہے
کہ کب बर सगीर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा ख़त्म हुआ, लेकिन हमने ये तासुर पहाड़ों की मलिका में कायम किया है और अगले सीज़न के शुरू से फिर हम एक आज़ाद बर सगीर का माहौल दिखाने लगे हैं। तो इस तरह से ये बात यहाँ पर बिटवीन द लाइन्स हमने क्लियर की है। ये जासूसी दुनिया का पहला सीज़न है। इसमें खतरनाक बूढ़ा और मसनूई नाक एक मुसलसल कहानी है जो 2 हिस्सों में है। खतरनाक बूढ़ा उसका पहला हिस्सा है, मसनूई नाक उसका दूसरा हिस्सा है। और मुझे इसे अडेप्ट करते हुए ये लगा कि इसमें से खतरनाक बूढ़ा में कुछ बड़ी अहम बातें हैं इब्न सफ़ी के मिशन के हवाले से, कुछ ऐसी चीज़ें जो आज भी हमें अपने सोसाइटी को तब्दील करने में, उसे जराइम से पाक करने में एक विजन देती हैं, एक तरीका बताती हैं। इसलिए मैं खतरनाक बूढ़ा की कहानी को ज़्यादा स्ट्रेच कर दूं, उसे बिल्कुल मरकज़ी ख्याल बना दूं इस पूरे दोनों सीरीज़ दोनों हिस्सों का, और मसनूई नाक के बहुत से वाक़यात उसकी वजह से डिलीट अगर करने पड़ें तो कर दें, और हम खतरनाक बूढ़ा में जो कहानी पिक हुई है उसी से हम अपना क्लाइमैक्स बनाएं, मसनूई नाक के एंड के हिस्से बड़े हम मुख्तसर तौर पे लाकर एक मरकज़ी ख्याल को उजागर कर दें पूरी तरह, ताकि जब वो एंड पे फरीदी का एक डायलॉग आए आपके सामने तो एक तासुर आपके ज़हन पर पूरी तरह से कायम हो जाए। उस तासुर को कायम रखने के लिए जो इब्न सफ़ी के अपने नॉवल खतरनाक बूढ़ा से निकल कर आता है, हमने मसनूई नाक के बहुत से वाक़यात निकाल के खतरनाक बूढ़ा को स्ट्रेच करके मसनूई नाक वाले नॉवल में भी उसके वाक़यात ही कंटिन्यू किए हैं और फिर एक क्लाइमैक्स बना दिया है जो डायरेक्टली उससे ताल्लुक़ रखता है खतरनाक बूढ़ा के वाक़यात से। और वहाँ पर यह बात खुलकर सामने आती है कि इब्न सफ़ी का मकसद ये था कि एक ऐसा मुआशरा कायम हो जहाँ जराइम बिल्कुल ना हो। इब्न सफ़ी समझते थे कि ये बात मुमकिन है, ये महज ख्वाब नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या तरीका अपनाना पड़ेगा वो भी उन्होंने वाज़े किया है। तो ये बात इतनी अहम थी कि इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों के ज़हनों में इसका असर कायम करने के लिए हमें ये तरीका इख्तियार करना पड़ा, जिसमें हमने अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं किया है, सिर्फ इब्न सफ़ी के नॉवल की बाज़ चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया है, बाज़ वाक़यात निकाल दिए हैं इस तराश खराश से। इब्न सफ़ी के अपने टेक्स्ट में से हमने ये बात वाज़े की है कि ये मुमकिन है कि एक ऐसा मुआशरा कायम हो सके जहाँ जराइम ना हो, लेकिन उसके लिए एक ख़ास विजन की ज़रूरत है, और वो विजन इब्न सफ़ी देते हैं जो इन सीरीज का मकसद है। अब आइए कि आप ये नॉवेल्स कहाँ सुन सकते हैं। डिपेंड करता है आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि हम ये नॉवेल्स पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं। दुनिया में जहां जहां भी कोई इन्हें सुनना चाहे वो सुन सकता है। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं भी रहते हैं, audible.com जो अमेज़न का इदारा है, वहां आप ये नॉवेल सुन सकते हैं। इमरान सीरीज का पहला सीजन अपलोड हो चुका है, जासूसी दुनिया का पहला सीजन अपलोड हो चुका है। ये सब audible.com पर मौजूद हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो अभी आप audible.com पर जाइए। लिंक वैसे एहतियातन डिस्क्रिप्शन में, दोबारा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है ताकि आप वो जा सकें, और आप अभी audible.com को सब्सक्राइब करके ये तमाम नॉवेल्स सुन लीजिए, या आप अलग अलग नॉवेल्स को परचेज करके सुन सकते हैं audible.com से। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए ये नॉवल हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके फोन पर ऐप की मदद से वो सुन सकें। माई टेलीनॉर ऐप, चाहे आप टेलीनॉर का आपके पास कनेक्शन ना भी हो, किसी और कंपनी का कनेक्शन हो, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके पास किसी भी फोन कंपनी का कनेक्शन हो, यूफोन, वारिद, कोई भी, आप माई टेलीनॉर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। एक एक करके हर हफ्ते एक एक नॉवल अपलोड वहां पे हो रहा है। जितने नॉवेल्स अब तक हो चुके होंगे वो आप उन्हें ऑलरेडी सुन सकते हैं। फिलहाल हर थर्सडे को नया नॉवल अपलोड होता है। आइंदा अगर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए नॉवल किसी और तरीके से अवेलेबल हो गए
तो उसकी तफसील भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपडेट की सूरत में मिल जाएगी। तो आप ये वीडियो देखने के बाद एहतियातन इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको इसके टिप्स मिल जाएंगे कि आप ये कैसे सुन सकते हैं। अगर कोई तब्दीली आई इस तरीके में तो वो तब्दीली भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिए। अगर आप ये नॉवल सुनना चाहते हैं वहां पे आपको मजीद हेल्प मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई दुश्वारी हो रही है इन्हें एक्सेस करने में तो आप प्लीज वीडियो के कमेंट में लिखें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और पर्पस यही है कि आप ये नॉवेल्स सुन सकें। इसलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इन नॉवेल्स को एक्सेस करने में पेश आता है तो आप प्लीज कमेंट में उसे लिख दीजिए। और कमेंट्स में आप ये मशवरा भी ज़रूर दें कि क्या आप चाहते हैं कि ये इन नॉवेल्स में से हर नॉवल के बारे में मैं 3-3, 4-4 मिनट की एक वीडियो में उसका तारुफ करवाता जाऊं कि उसे हमने किस तरह से ट्रीटमेंट दिया है। और वो आपके कमेंट के मुताबिक इसमें फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।